यहाँ पर बात आती है कंट्री को चलाने वाली वहाँ की सरकार। Green energy scam. Your country is going to fail. ट्रम्प दोबारा प्रेसिडेंट बनते हैं और आप लोगों को पता चल ही गया होगा इतना सब कुछ देखने के बाद कि उसकी नेक्स्ट चाल क्या होने वाली है। अमेरिका के ये सिर्फ एक फैसले ने पूरे वर्ल्ड के क्लाइमेट चेंज के नजरिए को बदल डाला। अब उसकी नजर एक सोने के अंडे देने वाली मुर्गी पर है जिसका नाम है 27 जून 2026 दोपहर के ठीक 2 बजे पेरिस की सड़कों पर बिछी डामर पिघलने लगती है। कार और ट्रक के टायर और ट्रैफिक सिग्नल की बत्तियां सब कुछ पिघलने लगता है। कुछ लोग नदियों में कपड़ों के साथ ही कूद जाते हैं और वहीं पे डूबकर मर जाते हैं। मॉल की शेल्फों में सब्जियां, फ्रूट सब कुछ खत्म हो चुका है। एफिल टावर, स्कूल और म्यूजियम सब कुछ बंद हो चुका है। एम्बुलेंस की गाड़ियां एक के बाद एक दौड़ती जा रही है। वहीं पे दूसरी तरफ एडियाटिक सागर के एक छोटे से द्वीप विष पर पाइन के जंगल जलकर राख हो चुके हैं। यह सुनकर आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं किसी हॉलीवुड डिजास्टर मूवी की कहानी सुना रहा हूँ, पर दोस्तों ये कोई कहानी नहीं है। ये है यूरोप के इतिहास के आज तक का सबसे गर्म दिन। नमस्कार दोस्तों, यूरोप एक ऐसा महाद्वीप है जिसे हमेशा संतुलित और सुहाने मौसम के लिए जाना जाता रहा है। नहीं भारत जैसी झुलसा देने वाली गर्मी और ना ही साइबेरिया जैसी जमा देने वाली ठंडी। गर्मियों में तापमान आमतौर पर 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। यही वजह थी कि लंदन, पेरिस, बर्लिन और एम्स्टर्डम जैसे शहरों में अधिकांश घरों में आज तक एसी नहीं हुआ करता था। उसके घरों की डिजाइन कुछ इस तरीके से बनाई गई थी कि सर्दियों में गर्मी अंदर ही बनी रहे। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। आज वही यूरोप ऐसी गर्मी झेल रहा है जिसकी कल्पना आज से कुछ सालों पहले शायद किसी ने भी नहीं की होगी। कई शहरों में तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। अब शायद आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि 40 से 45 डिग्री में ऐसा क्या खास है, भारत में तो हर साल इतनी गर्मी पड़ती है। पर इसका जवाब आंकड़ों में नहीं है दोस्तों, इसका जवाब है एडेप्टेशन में। सोच कर देखिए दोस्तों, अगर एक जिंदा मछली को पानी से निकालकर बाहर रख दिया जाए तो उसके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। कुछ उसी तरीके से आज यूरोप के लोगों के साथ भी हुआ है। वहाँ के लोग, वहाँ की सड़कें, वहाँ का तंत्र कभी इतनी ज्यादा गर्मी सहन करने के लिए बने ही नहीं थे। इस हीट वेव के दौरान जर्मनी, चेक रिपब्लिक और पोलैंड ने अपने इतिहास के सबसे अधिक तापमान दर्ज किए हैं। आर्टिकल के मुताबिक अब तक लगभग 20,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान इस हीट वेव में गंवा दी है, पर यह आंकड़ा बहुत ही ज्यादा हो सकता है। पर अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर इसके पीछे जवाबदार क्या एक हीट वेव है या फिर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का राजनीतिक जियोपॉलिटिक्स, जो सब कुछ जानते हुए भी दुनिया की नजरों से छिपा हुआ है और चुपके से पूरी दुनिया को चला रहा है। I'm the president of the United States, but I worry about Europe. I love Europe. I love the people of Europe. अगर इसका जवाब जानना है तो आप लोगों को हिस्ट्री, साइंस और जियोपॉलिटिक्स तीनों को समझना पड़ेगा। तो चलिए गहराई से समझते हैं इस टॉपिक को। And strong winds continue to fan the flames across western and southern Europe. As Europe swelters in its third heatwave of the summer. यूरोप के क्लाइमेट चेंज के पीछे वैसे तो बहुत सारे रीजन जवाबदार है, पर अगर हम साइंटिफिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो सबसे बड़ा रीजन है ओमेगा ब्लैक। नाम ग्रीक अक्षर ओमेगा के ऊपर रखा गया है। इस स्थिति में उत्तरी अफ्रीका से आने वाली बेहद गर्म सूखी हवा यूरोप के ऊपर आकर फंस जाती है। दोनों तरफ से लो प्रेशर सिस्टम इस गर्म हवा को आगे बढ़ने नहीं देते। नतीजा यह होता है कि यह गर्म हवा कई दिनों, कई हफ्तों तक एक ही जगह पर अटकी रहती है और इसी वजह से तापमान सामान्य से 18 डिग्री तक बढ़ चुका है। दूसरा कारण है सूखा और गिरता भूजल स्तर। जब जमीन में पानी नहीं बचता तो सूरज की किरण को रोकने वाला कुछ नहीं होता। नतीजा पूरी गर्मी सीधे जमीन और हवा को टपाने लगती है, जिससे तापमान और भी तेजी से बढ़ने लगता है। यूरोप के कई देशों में जंगल जलने लगते हैं। यूरोपियन फॉरेस्ट फायर इंफॉर्मेशन सिस्टम EFFIS के अनुसार साल की शुरुआत से अब तक लगभग यूरोप में 1,08,000 हेक्टेयर से अधिक जंगल जल चुके हैं। इन आगों ने सिर्फ पेड़ों को नहीं जलाया बल्कि वातावरण में लगभग 4.71 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को भी छोड़ा है। तीसरा सबसे बड़ा कारण था स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में गिरावट। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA के अनुसार 2025 में यूरोप सामान्य से कहीं अधिक सूखा रहा था। नदियों में पानी कम होने की वजह से हाइड्रो पावर में गिरावट आई थी। नतीजा यूरोप को फिर से कोयला जलाकर बिजली का उत्सर्जन करना पड़ा था, जो कि वो पहले से करता आया है। पर दोस्तों इन सभी कारणों में एक
चीज कॉमन है, जो कि है क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज कोई रातों रात होने वाली घटना नहीं है। इसके पीछे दशकों की साजिश, बड़े बड़े औद्योगिक फैसले और छुपी हुई राजनीतिक आर्थिक कहानियां हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें क्लाइमेट चेंज को समझना पड़ेगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के पीछे कोई अकेला देश कभी जिम्मेदार नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एक देश CO2 का सबसे ज्यादा उत्सर्जन करता है तो उसका असर पूरी धरती की जलवायु पर पड़ने वाला है। और दोस्तों, अब हम बात करते हैं हिस्ट्री की, और आपको जानकर थोड़ी हैरानी होगी, क्योंकि जो देश आज सबसे ज्यादा हीट सहन कर रहा है वही देश ने सबसे ज्यादा इतिहास में CO2 का उत्सर्जन किया है। हाँ दोस्तों, मैं वही यूरोप की बात कर रहा हूँ जिसने 1760 के दशक में शुरू हुई औद्योगिक क्रांति के दौरान कोयले से चलने वाला भाप के इंजन, हाँ वही जेम्स वॉट का सुधारा हुआ स्टीम इंजन 1770 में विकसित किए, और जिसने पूरी दुनिया को कोयला आधारित औद्योगिक मॉडल सिखाए। इसी के साथ ही यूरोपियन औपनिवेशिक शक्तियों की नीतियों ने भी बड़े पैमाने पर जंगल की कटाई करवाई थी। अगर मैं आपको इसके एग्जाम्पल दूं तो ब्रिटिश भारत में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के माध्यम से साग और साल की कटाई कर दी, जिसका उपयोग किया गया जहाजों को बनाने के लिए। कुछ ऐसे ही डच ईस्ट इंडिया, जिसको आज हम वर्तमान इंडोनेशिया बोलते हैं, वहां पर भी 2830 में लागू हुए कल्टीवेशन सिस्टम के तहत नकदी फसलों को उगाने के लिए पूरे जंगल को काट दिया। कुछ ऐसे ही बेल्जियम कांगो में भी 1880 के दशक के दौरान रबर और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के लिए बड़े पैमाने पर जंगल की कटाई करवाई थी। ये दोस्तों कुछ एग्जाम्पल थे जो यूरोप को बनाता है दुनिया का सबसे ज्यादा इतिहास में CO2 उत्सर्जन करने वाला देश। पर अगर दोस्तों आज की बात करें तो यूरोपियन यूनियन ने पिछले 3 दशकों में अपने कार्बन उत्सर्जन को काफी हद तक घटाया है। Reduce the carbon footprint by 37%. However, अगर दोस्तों हम यूरोपियन इन्वायरमेंटल एजेंसी की माने तो 1990 से 2023 के बीच में यूरोप का ग्रीन हाउस गैस लगभग 36% तक गिर चुका है, जबकि इसी दौरान यूरोप की अर्थव्यवस्था लगभग 70% तक बढ़ी है। यानी कि यूरोप ने आर्थिक विकास भी बढ़ाया है और उसके साथ साथ ग्रीन हाउस गैस भी घटाया है। तो ये दोस्तों हमने बात की हिस्ट्री की। अब हम बात करने वाले हैं जियोपॉलिटिक्स की, जहां पर हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे छुपे रुस्तम की जो अपने स्वार्थ के लिए पूरी दुनिया को चला रहा है, और वो अपने स्वार्थ के लिए इतना गिर जाता है कि इसकी कीमत पूरे वर्ल्ड को भुगतनी पड़ती है। चलिए देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स, जिसका सबसे पहला एग्जाम्पल है ब्राजील का अमेज़न का रेन फॉरेस्ट, जहां पर केटल और सोया फार्मिंग के लिए अप्रैल 2026 में ब्राजील और अमेज़न के वर्षावन में सबसे बड़े पैमाने पर जंगल की कटाई शुरू कर दी। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल की बात करें तो इंडिया में अरावली के पहाड़ और जंगल की कटाई, वहीं पर ग्रीनलैंड पर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत USA की खनिज के लिए खराब नियत। सोचिए दोस्तों, जो चीज हम स्कूल में बरसों से पढ़ते आ रहे हैं, जिस पर 2012 द डे आफ्टर टुमारो और जियोस्टॉर्म जैसी फिक्शनल मूवी भी बन चुकी है, आज वही चीज धीरे धीरे हकीकत बनती जा रही है। और ये सब कुछ जानते हुए भी आज हम अपनी ही पृथ्वी को चला रहे हैं। CO2 उत्सर्जन के पीछे बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की GDP और कंट्री कितनी डेवलप है उसके ऊपर भी फर्क पड़ता है। फॉर एग्जांपल हम CO2 एमिशन को उसकी कंट्री की GDP के साथ कंपेयर करें तो नॉर्थ कोरिया सबसे आगे आता है, लगभग 1.26 kg पर $1। यानी कि अगर उसकी कंट्री में $1 GDP इंक्रीज होगा तो वो 1.26 kg CO2 को एमिट करने वाला है। मीन्स वो देश अभी भी कोयला जलाकर और क्रूड ऑयल को जलाकर अपना गुजारा कर रहा है। अगर हम कंट्री का टोटल CO2 एमिशन पर ईयर देखें तो सबसे पहले नंबर पर आता है चाइना। चाइना का CO2 एमिशन लगभग 13 बिलियन टन है, और वहीं पर USA का है 4 बिलियन टन, और तीसरे नंबर पर आता है इंडिया, लगभग 3 बिलियन टन पर ईयर CO2 एमिशन। अब ये देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि चाइना ही है जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है क्लाइमेट चेंज के पीछे, पर अगर मैं आपसे कहूँ कि सबसे ज्यादा जिम्मेदार है USA, तो आपको कैसा लगेगा? we have to do something. Then they said global warming will kill the world, but then it started getting cooler, so now they could just call it climate change. शायद आप मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे, पर आज मैं आपको प्रूफ करने वाला हूँ कि सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंज के पीछे जवाबदार है USA। It's the greatest con job ever perpetrated on the world, in my opinion. They were made by stupid people. अगर हम 1850 से लेकर अब तक कुल ऐतिहासिक उत्सर्जन के आधार पर देखें तो USA सबसे अधिक जिम्मेदार है। लगभग 25% ऑफ टोटल CO2 सिर्फ USA के हिस्से में है।
मीन्स इन्वायरमेंट में जितना भी CO2 है उसमें से 25% सिर्फ USA का है। अब दोस्तों अगर हम पर कैपिटा देखें, मतलब एक आदमी एक साल में कितना CO2 एमिट कर रहा है, तो वहाँ पर USA सबसे पहले नंबर पर आता है, लगभग 14 से 15 टन पर ईयर, यानी कि एक आदमी लगभग 15 टन CO2 एमिट कर रहा है एक साल में। वहीं चाइना का पर कैपिटा है लगभग 9 टन और इंडिया का है 2 टन। पेरिस की डिप्टी मेयर आंद्रे पुलवार ने तो यहाँ तक कह दिया कि USA के लोग पूरे दिन एसी में बैठे रहते हैं और ग्रीन हाउस गैस को बढ़ावा देते हैं। फॉसिल फ्यूल जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है क्लाइमेट चेंज के पीछे, जिसमें आता है कोयल, नेचुरल गैस और ऑयल, जो जलने के बाद उसमें से ग्रीन हाउस गैस निकलेंगी और क्लाइमेट चेंज करेगा। और USA लार्जेस्ट कंज्यूमर है फॉसिल फ्यूल का। अब हम देखने वाले हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी USA की कितनी जिम्मेदार और स्वार्थी है क्लाइमेट चेंज के मामले में। 1997 क्योटो प्रोटोकॉल, जो जापान में क्योटो शहर में हुए ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संघ है, जिसमें अमेरिका ने साइन किया पर कभी वो उसका हिस्सा बना ही नहीं। अब देखो दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल एक लीगली बाइंडिंग प्रोटोकॉल है। ये शब्द याद रखना, लीगली बाइंडिंग, क्योंकि ये शब्द आगे फिर से आने वाला है। लीगली बाइंडिंग मीन्स अगर उस पर कोई भी देश अमल नहीं करता, उसके क्राइटेरिया कोई भी देश पूर्ण नहीं करता, तो उस पर पेनल्टी लगने वाली है। और वो USA को पता था कि हमारे से ये सब होने वाला नहीं है, इसलिए USA ने साइन किया, पर वो कभी क्योटो प्रोटोकॉल का हिस्सा बना ही नहीं। जहां पर जर्मनी, जापान और UK ने साइन किया, उसका हिस्सा भी बना और उसके टारगेट भी सारे पूर्ण किए। 2009 कोपेनहेगन एकॉर्ड, जो डेनमार्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में तैयार किया गया एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दस्तावेज है। और यहाँ पर भी अमेरिका ने उंगली उठाकर कहा कि इसको लीगली बाइंडिंग से निकालकर नॉन लीगली बाइंडिंग में डाल दिया जाए, यानी कि कोई इसके प्रोटोकॉल को फॉलो करे या ना करे, इसके टारगेट कोई पूरे करे या ना करे, किसी को कुछ भी तरह की पेनल्टी देने की जरूरत नहीं है। It's the greatest con job ever perpetrated on the world, in my opinion. अमेरिका के ये सिर्फ एक फैसले ने पूरे वर्ल्ड के क्लाइमेट चेंज के नजरिए को बदल डाला, जिसमें ग्लोबल फ्रेमवर्क कमजोर हो गया और किसी को अब कुछ भी डर नहीं रहा क्लाइमेट चेंज के टारगेट पूरे हो या ना हो। 2015 पेरिस एग्रीमेंट, जो क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए इतिहास का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जिसमें अमेरिका ने ग्रीन क्लाइमेट फंड को $3 बिलियन देने का वादा किया, लेकिन आज तक कभी वो उसको चुका नहीं पाया। जब ओबामा सरकार थी 2014 से लेकर 2016 में, तब उसने $1 बिलियन फंड में ट्रांसफर कर दिए थे, पर जब हमारी ट्रंप सरकार आई 2017 से लेकर 2021 में, तब अमेरिका पेरिस समझौते से बाहर हो गया और बचे हुए $2 मिलियन देने का साफ मना कर दिया। उसके हिसाब से पेरिस एग्रीमेंट से अमेरिका की आर्थिक व्यवस्था और नौकरियों का नुकसान हो रहा है। Green energy scam. Your country is going to fail. और फिर आई बाइडेन सरकार 2021 से लेकर 2024 और उसके आते ही अमेरिका फिर से एक बार पेरिस सम्मेलन का हिस्सा बना और इसके बाद अमेरिका ने फिर से $1 बिलियन उसको चुकाए। यहाँ पर एक बात क्लियर हो जाती है दोस्तों, कंट्री में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, कंट्री अपने हिसाब से अपना बेस्ट काम दे रही है, पर यहाँ पर बात आती है कंट्री को चलाने वाली वहाँ की सरकार। फिर जनवरी 2025 में ट्रंप दोबारा प्रेसिडेंट बनते हैं और आप लोगों को पता चल ही गया होगा इतना सब कुछ देखने के बाद कि उसकी नेक्स्ट चाल क्या होने वाली है। वहीं जो आप लोगों ने सोचा, पेरिस एग्रीमेंट से फिर से अमेरिका बाहर निकल जाता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, ट्रंप सरकार ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगले साल वो UNFCCC और IPCC पैनल और क्लाइमेट चेंज जैसी 60 से ज्यादा विश्व संस्थाओं से भी बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ट्रंप का मानना है कि इससे हमारे पैसों की बर्बादी हो रही। मीन्स पहाड़ में जाए दुनिया, मैं एक फुटी कोड़ी भी क्लाइमेट चेंज के पीछे नहीं बिगाड़ने वाला। 2016 से लेकर 2022 किगली अमेंडमेंट, जो एक लीगली बाइंडिंग अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जो HCG गैस यानी कि AC और फ्रिज में यूज होने वाले गैस के यूसेज पर बनाया गया था, उसमें भी अमेरिका ने साइन किया, पर रेटिफाई करने में 6 साल निकाल दिए। इसी के दौरान अमेरिका ने EPA रेगुलेशन को भी बार बार रोल बैक किया। अमेरिका ने पैसे और मुकाम और खुद के स्वार्थ के लिए अपनी कंपनियां दूसरे देशों में लगाई, जिसे एक्सपोर्टिंग एमिशन कहते हैं। वर्ष 2026 में अमेरिका के भारी दबाव के कारण वर्ल्ड बैंक ने अपने कुल कर्ज का 45% हिस्सा क्लाइमेट चेंज के लिए सुरक्षित रखा था।
वो पूरी तरीके से हटा दिया, जिसका यूरोप और विकसित देशों ने विरोध भी किया। लेकिन अमेरिका वर्ल्ड बैंक का सबसे बड़ा स्टॉक होल्डर था, इसलिए अपनी बात मनवाने में कामयाब रहा। इतना सब कुछ करने के बाद ट्रंप सरकार की भूख अभी भी नहीं मिटी। अब उसकी नजर एक सोने के अंडे देने वाली मुर्गी पर है, जिसका नाम है ग्रीनलैंड। यहाँ की पिघलती बर्फ के नीचे छिपी हुई है अरबों डॉलर की तेल, गैस और बेशकीमती खनिज, जिसको लूटने के लिए ट्रंप सरकार ने इस प्रकृति आपदा को भी पैसे कमाने का एक बड़ा व्यापार समझ लिया है। मेरे हिसाब से इतने कारण काफी है अमेरिका को दोषी साबित करने के लिए। It's the greatest con job ever perpetrated on the world, in my opinion. वही बात चीन की आती है तो चीन दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है। अमेरिका, यूरोप और कई अन्य विकसित देशों में इस्तेमाल होने वाले चाइनीज मोबाइल, लैपटॉप, कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक चीजें सिर्फ चीन ही बनाता है। इसलिए चीन की CO2 उत्सर्जन का एक सबसे बड़ा हिस्सा केवल उसकी अपनी खपत के लिए नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की मांग को पूरा करने के लिए होती है। इसके अलावा चीन सोलर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बैटरी और इलेक्ट्रिक वाहनों में दुनिया में सबसे पहले नंबर पर आता है। इसलिए वर्तमान समय में चीन सबसे ज्यादा CO2 उत्सर्जन करता है, पर उसको जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा दोषी नहीं कहा जा सकता। अब दोषी यहाँ पर कोई भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, बल्कि फर्क इससे पड़ता है कि इंसान को भविष्य में इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। पूरे विश्व का तापमान लगभग 2 से 4 डिग्री तक बढ़ जाएगा। हीट वेव अधिक लंबी और खतरनाक हो जाएगी। ग्लेशियर और ध्रुवीय बर्फ पिघल जाएगी। समुद्र का स्तर बढ़ने लगेगा। समुद्र किनारे बसे शहर जैसे कि कोलकाता, चेन्नई, न्यूयॉर्क, मियामी जैसे पूरी तरीके से डूब जाएंगे। अभी के मुकाबले बहुत ही ज्यादा बड़ी, शक्तिशाली बाढ़ और तूफान आएगा। जंगल सारे जलकर राख हो जाएंगे। वन्यजीव पूरी तरीके से लुप्त हो जाएंगे। सूखा, अनियमित बारिश और गर्मी के कारण फसलें उगाने लायक जमीन बचेगी ही नहीं। आकाश में से एसिड गिरेगा, जिसको हम एसिड रेन बोलते हैं। पीने का पानी सब कुछ खत्म हो जाएगा। एल नीनो से बहुत ही ज्यादा पावरफुल क्लाइमेट चेंज होगा। बैक्टीरिया और वायरस से होने वाली बीमारी बढ़ जाएगी और जलवायु संबंधित बीमारियां भी अचानक से बढ़ जाएगी। पूरा इकोसिस्टम असंतुलित हो जाएगा और बिगड़ जाएगा और ह्यूमन के कंट्रोल के बाहर हो जाएगा। और कुछ दशकों के बाद ह्यूमन के अस्तित्व को टिकाना मुश्किल हो जाएगा। अब मेन सवाल, हम क्या कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज के लिए? अधिक से अधिक पेड़ लगा सकते हैं, बिजली की बचत कर सकते हैं, पॉसिबल हो तो वॉकिंग या साइकिल का यूज कर सकते हैं, सोलर एनर्जी का यूज सबसे ज्यादा कर सकते हैं, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल का यूज करके सभी चीजों को घटा सकते हैं, प्लास्टिक का यूज कम से कम कर सकते हैं और मेन चीज, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके लोगों में क्लाइमेट चेंज के लिए अवेयरनेस फैला सकते हैं। और यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Protect nature. We can't protect ourselves.